नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम की राजनीति में इस सप्ताह उस समय बड़ा बवाल हो गया जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। दूसरी ओर मणिपुर में शांति कायम होते होते अचानक हिंसा हो जाने से राज्य सरकार का सिरदर्द बढ़ा हुआ है। त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो मिजोरम में चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। वहीं नागालैंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर खुद को यूसीसी से बाहर रखने की मांग की है। उधर अरुणाचल प्रदेश को लगातार विकास की परियोजनाएं मिल रही हैं। आइए डालते हैं एक नज़र पूर्वोत्तर भारत से इस सप्ताह की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़ी एक कंपनी को सरकारी सब्सिडी दिए जाने के आरोप पर चर्चा की मांग को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हम आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार से उनकी पत्नी या उनकी किसी कंपनी के पैसे लेने का कोई सबूत दिए जाने पर वह कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हैं, जिसमें सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बुधवार को आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को कर्ज से जुड़ी रियायत के तौर पर 10 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री ने गोगोई के खिलाफ अदालत जाने की धमकी दी। इसके कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने कहा कि वह उनकी कंपनी के खिलाफ मिथ्या अभियान चलाने को लेकर कांग्रेस सांसद के विरुद्ध 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव को सभ्यता की लड़ाई करार दिया, जिसमें देश के लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए मतदान करेंगे। पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया को हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के एकमात्र इरादे से गठित किए जाने का आरोप लगाया। तुरंत बाद सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं। जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है, और हम लगातार देखता हूं कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है, तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। तो इसीलिए हमारा देश का लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा सभ्यता को ध्वंस करना चाहते हैं, कौन हमारा विरासत को ध्वंस करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें सारे लोग मिलके कांग्रेस को अगले चुनाव में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 175 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1108 लोग घायल हुए हैं और 32 लोग लापता हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा में कुल 4786 मकानों को आग के हवाले किया गया और 386 धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया। पुलिस महानिरीक्षक अभियान IK मूवान ने कहा, मणिपुर इस समय जिस चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है, ऐसे में हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि केंद्रीय बल, पुलिस और नगर निकाय प्रशासन सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। मुइवा ने बताया कि जो हथियार खोए थे उनमें से 1359 आग्नेयास्त्र और 15,050 गोला बारूद बरामद कर लिए गए हैं। हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगाइयों ने बड़ी संख्या में पुलिस के हथियार और गोला बारूद लूट लिए थे। मुइवा ने बताया कि इस दौरान आगजनी के कम से कम 5172 मामले दर्ज किए गए और 254 गिरजाघर और 132 मंदिर समेत 386 धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन के जयंत ने बताया कि मारे गए 175 लोगों में से 9 की अब तक भी पहचान नहीं हो पाई है। मिजोरम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मिजोरम के सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने राज्य के कुल 40 विधानसभा क्षेत्रों में से 38 के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। इस साल के अंत में मिजोरम विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसका वर्तमान कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। वरिष्ठ नेता ने कहा, शनिवार को पार्टी की नामांकन समिति की बैठक में हमने 38 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है। छालफिल और आइजोल दक्षिण द्वितीय सीटों के लिए किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे। त्रिपुरा से आए समाचारों की बात करें
तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के गंगा सागर से त्रिपुरा के निश्चिंतपुर तक नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर तकनीकी परीक्षण गुरुवार को सफलतापूर्वक किया गया, जिससे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पड़ोसी देश के बीच संपर्क मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह रेल लाइन 6.7 किलोमीटर लंबी है, जिसका परीक्षण पूरा किया गया। यह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले के गंगा सागर से जोड़ने वाले 15 किलोमीटर लंबे रेल लिंक का हिस्सा है। इसके अलावा त्रिपुरा के बक्सानगर और धनपुर सीटों पर 8 सितंबर को हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता तफज्जल हुसैन और बिंदु देवनाथ ने मंगलवार को त्रिपुरा विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने मुख्यमंत्री माणिक साहा और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों की उपस्थिति में दोनों को शपथ दिलाई। इस दौरान विपक्षी दलों के विधायक शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने बक्सानगर और धनपुर में उपचुनाव पूरी ताकत से लड़ा और दोनों सीटों पर व्यापक अंतर से जीत हासिल की। लोगों ने उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर वोट दिया है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि नए विधायक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से खबर की बात करें तो आपको बता दें कि असम के साथ दशकों से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के एक प्रस्ताव के तहत अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले का एक गांव अपने इस पड़ोसी राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन इस कवायद से ग्रामीण बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कंकु क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुरपाई गांव के लोग अरुणाचल प्रदेश में ही रहना चाहते हैं और उन्होंने चेतावनी दी की है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की हुई तो वे प्रदर्शन करेंगे। नागालैंड से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के दायरे से अलग रखे जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सदन के मानसून सत्र के दूसरे दिन यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, नागालैंड सरकार और नगा लोगों का मानना है कि यूसीसी से नगा लोगों के रस्मी कानूनों, सामाजिक प्रथाओं और उनकी धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी का स्पष्ट उद्देश्य विवाह और तलाक, अभिरक्षा और अभिभावकत्व जैसे व्यक्तिगत मामलों के संबंध में एक समान कानून बनाना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।